अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। आज क्या मौसम था सुबह जब हम कराची में ही हैं ऑब्वियसली और घर से निकले हैं तो बिल्कुल लगता था या तो कहीं बारिश हुई है या होगी। बड़ी ठंडी सी और क्रिस्पी सी हवा है, लेकिन पूरा महीना गुजरने के बाद एकदम मुझे ख्याल आया वो जो बारिशों का वादा था, खौफ भी दिया जा रहा था और वादा भी साथ साथ था, तो हम डर भी रहे थे, एंटिसिपेट भी कर रहे थे, लेकिन वो एक बूंद नहीं पड़ी। मतलब वी आर ऑन द 25th of August today. Yes, So we didn't 26th have of August actually. any महकमा rain. मौसमियात का वो कौन सा 26th, वादा जो वफा हो जाए। कराची के हवाले से हम बात कर रहे हैं। वैसे बाकी मुल्क में जो प्रिडिक्ट किया जाता है यूजुअली हो ही जाता है, लेकिन कराची में अरसा दराज से हमें पेशगोई की जा रही है कि बारिश अब हुई और तब हुई, लेकिन ना अब हुई और ना तब हुई। फिर हमने उम्मीद करना भी छोड़ दी और दुआ भी एक्चुअली छोड़ दी आफ्टर व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर। तो हमने कहा कि बस अब ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हो भी जाए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बट एट ऑल नहीं हुई मौसम। यस, टिक मार्क्स, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, बट वी आर मिसिंग रेन। जस्ट वांटेड टू से दैट। अच्छा जी, हमारे पास बहुत कुछ है आज के शो में आपसे बात करने के लिए। एंड वी वेरी वांट टू आस्क यू समथिंग। आप हमें @JioPakistan TV पर ट्वीट करके बताइएगा क्या स्पेशली जो ख़वातीन और जो मर्द हजरात भी हमें देख रहे हैं, आपके ख़्याल में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो हिरासानी और जिनसी तशद्दुद और जहनी तशद्दुद और जिस्मानी तशद्दुद के जो इर्द गिर्द वाक़यात हो रहे हैं, जो हमें ये लगता है कि शायद अब और ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन बाज़ ख़वातीन और बाज़ लोगों का और बाज़ मर्दों का ये ख्याल है कि ये होते हमेशा से थे। अब ख़वातीन इतनी एम्पावर हो गई हैं कि इन वाक़यात पर बात करना शुरू हो गई हैं। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? आप हमें @JioPakistan TV पे लिख के बताइए। हाँ, एंड लेट्स नॉट बी इमोशनल अबाउट इट, बट फैक्चुअली अगर आपको कोई कंट्रीब्यूशन कुछ कहना है तो वो ज़रूर आप हमें लिखिएगा, वरना हमने ये भी देखा है कि ये डिबेट बिल्कुल एक और कोने में चली जाती है और एक्चुअली जो क्राइम्स हो रहे होते हैं उन पे कोई बात नहीं करता। So we want to keep it a very constructive conversation, well not a debate, because एक one-sided ही almost होगी। We would love to hear from you कि आपके क्या व्यूज़ है, आप क्या सोच रहे हैं। किसी ने कल बड़ी ज़बरदस्त बात की, कोई अपनी कोई दुखी कहानी डिस्कस कर रहे थे लोग आपस में, और साथ साथ टैग लाइन ये थी कि थैंक गॉड दिस वॉज बिफोर सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में जो चीज़ें होती हैं उसका एक और खौफ का एलिमेंट कुछ और होता है। कोई गम हो, कोई एट्रॉसिटी होगी हो, कुछ चीज़ भुलाई भी नहीं जा सकती ना, क्योंकि सोशल मीडिया आपको याद दिलाता रहता है। सो बहुत से लोगों का कहना है कि हाँ कभी ज़िंदगी में हुआ था, बहुत बुरी बात है एंड एवरीथिंग, बट थैंक गॉड देयर वाज नो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज़ अ कंट्रीब्यूटर टू ऑल दीज थिंग्स। इस पे भी वैसे तो हमें मेरा ख्याल है कि इसको मुस्बत अंदाज में भी सोचा जा सकता है। सोशल मीडिया की वजह से आगाही बढ़ रही है, लोग एम्पावर हो रहे हैं कि वो अपने साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठा सकें। सो इट गोज बोथ वेज। आई गेस लेट अस बिगिन। अच्छा हाँ, चलिए ये वही बात होगी कि दिस कैन गो ऑन फॉरएवर। जनाब, वैसे बाद में शुरू में जुनेद की आवाज़ सुनी ना हमने, तो हमें ज़रा सरप्राइज एलिमेंट लगा, लेकिन उसके बाद एक्चुअली फिर हमने सोचा कि शहबाज शरीफ साहब भी खासी सुरीले हैं। मेरा ख्याल है दे आर अ फैमिली व्हिच लव्स म्यूजिक एंड दे लाइक टू सिंग एज वेल। और जो लोग जानते हैं, हम तो नहीं कभी मिले मरियम नवाज साहिबा से, वो कहते हैं कि वो भी क्या उनका भी जरा अच्छा है, सुर अच्छा है। ओके, वील टॉक अबाउट दैट लेटर। जरा हमारी टॉप स्टोरी इज़ वेरी प्रेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर बात कर लेते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट्स वेटिंग फॉर अस एज वेल। आपको बताएं कि ख़वातीन के खिलाफ आए रोज़ जिनसी जराइम और तशद्दुद के वाक़यात ने सब ही को परेशान करके रखा है, और हुकूमत ने इस मामले पर अब बड़ी बहस कराने का फैसला किया है। दानिश्वर, उलमा और सिविल सोसाइटी पर मुश्तमिल कमेटी बढ़ते जिनसी जराइम का हर पहलू से जायज़ा लेकर हुकूमत की रहनुमाई करेगी, ताकि हुकूमत को कानून साजी में भी आसानी हो। एक रद्द-ए-अमल आ रहा है इस वक्त जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है उसके हवाले से भी, लिहाजा इसके ऊपर एक बड़ी डिबेट का हमने फैसला किया है कि आगाज़ किया जाएगा, और उसमें तमाम जो हमारे मुख्तलिफ तबक़ात के लोग हैं उनको इनवाइट किया जाएगा कि वो इस मामले के ऊपर जो सोशल मीडिया के रुझानात हैं उनके ऊपर एक बहस करें और एक फ़िक्री बहस हो, ताकि हमें कुछ गाइडेंस मिले इसमें कि आखिर हम जाना किधर चाहते हैं, किस तरीके से क्या रेगुलेशंस लानी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। आला सतही की एक कमेटी तश्कील दी जा रही है जिसमें मारूफ उलमाए दीन, दानिश्वर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शामिल होंगे और वो इस मामले के ऊपर हुकूमत की रहनुमाई करेंगे।
मीनार पाकिस्तान वाक़े को इंतहाई शर्मनाक करार देते हुए वज़ीर आज़म ने गहरे दुख का इजहार किया। सर्टनली बहैसियत कौम, बहैसियत इस माशरे का हिस्सा, बहैसियत पाकिस्तानी, मेरे लिए, हुमा के लिए, हम सब के लिए ये शर्म का मकाम ही था। लाहौर में तकरीब से खिताब में इमरान खान ने बढ़ते जिनसी जराइम की अहम वजह टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल और तरबियत की कमी को करार दिया। ये जो मीनार पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई कि हम कभी ऐसे तसव्वुर नहीं कोई कर सकता था जब मैं बड़ा हो रहा था कि इस तरह की हरकतें होंगी। जो औरत की इज्जत मैंने पाकिस्तान में बड़े होते हुए देखा था, मगरब में ऐसी औरत की इज्जत नहीं जो यहाँ हम करते थे। तो जो हम ये देख रहे हैं तबाही, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों की तरबियत नहीं की जा रही सही तरह। ये हमारे ना दीन का हिस्सा है, ना हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, जो चीज़ें बच्चों को अब मोबाइल फ़ोन पे नज़र आ रही है, इंसानी तारीख में बच्चों का ये एक्सपोजर नहीं था। बहुत ज़रूरी है कि हम साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत करें। ये तो आपने सुन लिया। आपको बताएं कि जिनसी जराइम की रोकथाम के लिए ख़वातीन के बारे में माशरे का अमूमी रवैया बदलने की अशद ज़रूरत है। हुकूमत का ग्रेट डिबेट का आइडिया अच्छा और बर वक्त है। हसास मसले का सबको मिलकर हल निकालना होगा। तनकीद करने वालों के लिए मौका है कि मुफीद मशवरे देकर अपना हिस्सा भी डालें। तो बिल्कुल वही बात है कि जो भी क्रिटिसाइज करता है, whoever has is to sense to add to it, मतलब bring it to the debate now, वरना तो टू द डिबेट। और अगर किसी का ये ख्याल है ना कि जनाब अब माशरा बहुत ख़राब है और हमारे इर्द गिर्द इतने एवेन्यूज़ हैं, शायद इसलिए जराइम बढ़ रहे हैं और नौजवान बेहरारवी का शिकार हो रहे हैं, तो मैं कहता हूँ अपने क्लास फेलोज़, अपनी बहनों, अपनी कज़न से नहीं, अपनी अम्मियों से पूछें कि क्या उन्हें कभी किसी किस्म की हेरासमेंट का सामना क्या करना फिर पड़ा। उनके ज़माने में क्या होता था, even if you My don't want mother has to... told me that she was walking one day, अनारकली बाजार में मौजूद थी और उन्होंने अबाया पहना हुआ था और एक शख्स चुटकी भर के चला गया। सो ये आपने पहना हो कुछ, आपने अबाया ना पहना हो, आपने दुपट्टा लिया हो नहीं लिया हो, ये शुरू से चला आ रहा है और अब इसको एड्रेस कर लेना चाहिए मेरा ख्याल। और इसलिए भी एड्रेस कर लेना चाहिए कि ये हजारों, लाखों, करोड़ों 51% ऑफ द अवाम पाकिस्तान की ख़वातीन हैं। जब वो कोई बात करती हैं ना और सारी मिल के कुछ कहती हैं, तो डोंट निगेट इट, डोंट डिनाई इट। क्यों वो झूठ बोलेंगी, क्यों वो, और ख़ास तौर पे डिनाई करने वाले अगर आदमी मर्द हजरात हो, व्हाट डू यू नो, मतलब ऑब्वियसली बड़ी लॉपसाइडेड ये तो डिबेट हो जाती है। तो बिलीव वेमेन, सबसे पहले तो मैं कहूँगी बिलीव वेमेन। अच्छा जी, इसी पे रख के सोच लेना, अगर मर्द हजरात के जज्बात के बारे में खवातीन कोई डिबेट कर रही हों तो मैं बड़ा ऑकवर्ड फील करूंगा कि जनाब अगर मेरी बिल्कुल आपकी कंट्रीब्यूशन ना हो बीच में, तो मुझे ज्यादा पता होगा। Similarly, the same rule applies here. मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए मज़हबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। बिल्कुल जी, अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। वज़ीर आज़म का फैसला है कि ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम और माशरे की अमूमी बेहतरी के लिए ग्रैंड डायलॉग किया जाए। तो ये बहुत ही हमें अच्छा लगा है आइडिया। तजावीज़ ली जाएंगी इसके थ्रू, आपके ख्याल में इससे फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले तो ये बता दें, इसकी ज़रूरत है? इन वाक़यात के असबाब क्या हैं, कैसे ये वाक़यात ख़त्म होंगे, कैसे हमें आगे बिहेव करना है, हमारी अदलिया को, पुलिस को, इंतज़ामिया को, हुकूमत को, कौम को, इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी हो गई है। इसलिए कि ये हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तक़बिल का सवाल है। तो लिहाजा ये जो वज़ीर आज़म साहब ने हुक्म दिया है एक कमेटी का, जिसमें उलमा भी होंगे, मुफक्किरीन भी होंगे, दानिश्वर भी होंगे, NGOs के नुमाइंदे भी होंगे, इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी होंगी, जब सब मिलकर बैठेंगे तो फिर जैसे आज मैं छोटी सी बात अर्ज़ करूं कि कोई इसकी ज़िम्मेदारी मर्दों पे डाल देता है, कोई इसकी ज़िम्मेदारी फहाशी पे डाल देता है, कोई इसकी ज़िम्मेदारी अदलिया पे डाल देता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक जामे हिकमत अमली अपनाई जाए और जिसकी जितनी जितनी ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे, ताकि ये जो मामला है इसका मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकल सके। अच्छा अल्लामा साहब, वज़ीर आज़म के प्लान के मुताबिक जो कमेटी ये तजावीज़ देगी इसमें उलमा भी शामिल होंगे। अब माशरे की भलाई और ख़ास तौर पर ये ख़वातीन वाले इशू और सोशल मीडिया वगैरह पर उलमा की जानिब से क्या तजावीज़ होंगी, कुछ आप हमें बयान कर सकते हैं? पाकिस्तान के
किसी कुरान और सुन्नत के जानने वाले आलिम ने या दीन के तालिब इल्म ने ये नहीं कहा कि जो कुछ औरतों के साथ हो रहा है बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। हम इसकी मजम्मत ही नहीं करते, यहाँ तक हम कहते हैं कि अगर कोई औरत उरिया भी हो, बेलिबास भी हो, वो सड़क पे आ जाती है, वो पार्क में आ जाती है, तब भी मर्द को ये हक नहीं है कि उसको हाथ लगाए, उसको खौफजदा करे, उसे हरासा करे। कुरान ने जहाँ औरत के लिए हिजाब का, सतरपोशी का हुक्म दिया है, वहाँ मर्द को भी यही अहकामात हैं कि वो अपनी नज़र नीची रखे, अपना लिबास अच्छा रखे। ना उरियानियत मर्द से नज़र आनी चाहिए, ना औरत से नज़र आनी चाहिए। तो उलमा तो अभी कल जो है इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन, यौम हया के तौर पर जो है खुतबात जुमा होंगे, जिसमें इन वाक़यात की मज़म्मत होगी। और उलमा तो रोज़े अव्वल से ये मुतालबा कर रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल कराएं। और मैं ये भी आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए वाज़े करूँ कि ये मामला किसी मस्जिद में हो, ये बुराई, ये मदरसे में हो, ये स्कूल में हो, ये कॉलेज में हो, ये किसी शारा आम पे हो या खुफिया हो, जुर्म है, वो किसी भी जगह हो। मुजरिम को आप सरेआम जो है स्पीडी ट्रायल करें, सरेआम सजाएं दें ताकि ये मामला हल हो सके। बहुत ही आपने अहम बात की है कि जुर्म कहीं भी हो, जगह कोई भी हो, उसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। स्पीडी ट्रायल्स का आपने जिक्र किया है। हमारा तो ये समझना है कि अगर स्पीडी ट्रायल्स और जस्टिस सिस्टम हमारा ठीक हो जाए तो बहुत सी इस किस्म की बुराइयां और भी जो माशरे में है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाए। तो दिस वुड बी रियली द फर्स्ट स्टेप। सजा हमारे ख्याल में सजा होनी चाहिए, बर वक्त होनी चाहिए, होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आम हो और लाजमी होनी चाहिए। किसी के बच निकलने का कोई चारा ना हो। जब बच निकलने का कोई चारा नहीं होता तो फिर डिटरेंस क्रिएट होती है। बिल्कुल। अच्छा जी, डिटरेंस क्रिएट करने के और भी कुछ तरीके हैं, वेदर दे विल वर्क और नॉट। अलामा साहब ये भी बताइएगा कि जब सारे आम फांसी वगैरह की बात की जाती है तो इसका मकसद ऑब्वियसली यही होता है कि मसाले कायम करके लोगों को डराया जाए, लेकिन सरेआम ये सब कुछ हुआ तो माशरे में तशद्दुद का अंसर बढ़ने का भी खदशा है। तो आप नहीं समझते कि ऐसा अमल करना एक रिस्क हो सकता है? मैं नहीं समझता, इसलिए हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं दुनिया की। आप सऊदी अरब को ले लें, अमारात को ले लें, कुवैत को ले लें, जहाँ ये वाक़यात ना होने के बराबर हैं। और उसकी वजह यह है कि सरेआम सज़ा होती है, इंसाफ जल्दी होता है, स्पीडी ट्रायल होता है, कोई सफारिश नहीं तस्लीम की जाती है। और मुजरिम को जब सरेआम सज़ा होगी और उसके अंदर ये खौफ एक पैदा होगा मुआशरे के अंदर कि अब माफ़ी नहीं होगी, तो इंशाअल्लाह इससे तशद्दुद का क्या रुझान, तशद्दुद तो इस वक्त है, इस तशद्दुद का हम खात्मा चाहते हैं। खा वो नज़र का तशद्दुद है या हाथ का तशद्दुद है या जिनसी तशद्दुद है, वो तो इस वक्त है और फैल रहा है। इसको रोकना कैसे है? इसको रोकने का एक ही रास्ता है कि जज़ा और सज़ा का अमल जो है उसको बेहतर किया जाए। जो निज़ाम अदल में इस हवाले से चीज़ें करने की ज़रूरत है उनको की जाए, जो पुलिस में इस्लाहात की ज़रूरत है वो की जाए, ताकि ये सिलसिला बंद हो, ये खौफ ख़त्म हो, ताकि एक आम बच्ची जो है, एक छोटी बच्ची भी स्कूल जाते हुए, एक कॉलेज जाते हुए, यूनिवर्सिटी जाते हुए, एक आम औरत सड़क पे निकलते हुए खौफजदा ना रहे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ तब मुमकिन होगा जब हम सब मिलकर अपने इस मुआशरे को इस वहशत और दहशत से निकालने के लिए अपना अपना किरदार अदा करेंगे। और उसमें एक अहम और बहुत अहम चीज़ वो सज़ाओं का होना है, और स्पीडी ट्रायल और सरेआम सज़ाएँ। ये पाकिस्तान उलमा कौंसिल का मौक़िफ़ है, ये पाकिस्तान के तमाम उलमा का मौक़िफ़ है कि आप सरेआम सज़ाएँ दें। ठीक, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, एक स्पीडी ट्रायल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक तजवीज़ इधर ही फ़ौरन से दे दें। जो क्राइम्स जो हैं जो कि कबूल कर लिए जाते हैं कि जी हम खेतों में लेके गए थे तो हमने ये किया, बहुत किस्सों में ऐसा हुआ है, उनको तो बिल्कुल ही डिले नहीं होना चाहिए। मैं आपको कल का ही किस्सा बताऊं, 47 ईयर ओल्ड एक अमेरिका में एक क्राइम रेप का ही, जो कि 70s में कभी हुआ था। वो जब ट्रायल बहुत बार चला, खैर अब जाके उस बंदे ने फाइनली एडमिट कर लिया कि जी मैंने ही कन्फेस कर दिया कि मैंने किया था। फ़ौरन जी उसका ट्रायल ख़त्म हुआ है, फौरन उसको पूरी उम्र कैद हुई है। मतलब डू इट ऑलरेडी। अब जैसे नूर मुकद्दम केस में भी वी नो सो मेनी केसेस जहां वो कह चुके हैं कि यस हम ही हैं, हमने यही किया था, ये तरीका था। डू इट। स्पीडी ट्रायल का ये मतलब होना चाहिए। उसका अब एतराफ़ जुर्म सामने आया या नहीं आया है, किसका? ज़ाहिर जाफर का, लेकिन इट्स ये हम वेरी खुद मच एन रिपोर्ट कर ओपन चुके एंड हैं शट केस। और जितने भी शवाहिद हैं, आप
किसी भी तरीके से किसी भी जाविये से सोचें तो जाहिर है कि जब उसकी लाश उसके घर से उसके साथ से बरामद हुई थी तो आप इसका और क्या मतलब अखज़ कर सकते हैं। खैर, ऐसे उसमें तो केसेस को उसने ऐसे admit किया। केसेस को जल्द निपटना चाहिए, या। इंसाफ बर वक्त होना चाहिए। जल्दी हम इंसाफ की बात नहीं कर रहे क्योंकि ज़्यादा जल्दी में भी कभी गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, लेकिन बर वक्त ज़रूर होना चाहिए। ये जो सालों लटकते रहते हैं ना, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल ये केसेस लटकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें फिर मार्जिन मिलता है, इसमें फिर वो डिटरेंस नहीं क्रिएट हो पाती। अच्छा जी, एक और पर्सपेक्टिव भी लेंगे रिगार्डिंग दिस, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हो जाएं। नहीं, यही हम बताना चाहते हैं एक्चुअली। हाँ, अभी कुछ और बातें होंगी। नहीं, उस जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एक तो और हमें मेहमान को भी सर्टनली हमने लाइन अप किया हुआ है, उनसे भी बात करेंगे। खवातीन का स्पेशली मौक़िफ़ आना चाहिए। खैर, अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम को कारकर्दगी से आगाह करेंगे। ऑल्दो 3 साल पहले पूरे हो गए थे, लेकिन यौम आशूर की वजह से वज़ीर आज़म ने अपने ये कारकर्दगी बयाने का खिताब जो है वो डिले किया और इसलिए आज किया जाएगा। इस्लामाबाद में इस सिलसिले में खुसूसी तकरीब भी होगी और बड़ा सीन ऑन किया जा रहा है इस सिलसिले में। वो इस तरह के स्क्रीन वगैरह भी लगाई जा रही हैं। अच्छा, जो आप यूथ विंग जो है, आपको पता है कि उसकी टीमें जो हैं वो मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन्स पर वज़ीर आज़म का खिताब दिखाने के इंतज़ाम कर रहे हैं, तो लिहाजा ये बड़े मैस स्केल पे है, तो लिहाजा आई एम श्योर अगर यूथ ये इसमें इन्वॉल्व है तो वज़ीर आज़म ने भी बड़ी डिटेल्ड किस्म की एक स्पीच बनाई होगी। ऑब्वियसली उनको भी पता है कि कौन फॉलोअर्स हैं, कौन ज़्यादा क्रिटिकली भी देखेंगे कि क्या किया है क्या नहीं किया। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं आजकल जुनैद सफ्दर, साबिक़ वज़ीर आज़म के नवासे और मरियम नवाज साहिबा के बेटे। और आपको पता है कि इस किस्म की कोई भी चीज़ आती है तो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स आते हैं। हाँ, मेरी ज़ाती ये 2 राय मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी वज़ीर आज़म साहब या किसी भी लीडर की फैमिली जो कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, फॉर इंस्टेंस फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री, जब उनके बारे में बात की जाती है तो हम उसको भी कंडेम करते हैं कि शी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, तो उनको इस बहस और इन मामलात में ना घसीटा जाए। इसी तरह ये नौजवान जो है ये भी सियासत में नहीं है, तो इसकी शादी या इसकी खुशियाँ या इसकी शादी पे स्टेज पे जो फूल लगे हुए हैं उस पे ये कमेंट देना कि जो हमारे पैसों के फूल हैं, थोड़ी सी इट्स अ बैड टेस्ट आएगा। अपने ही दोस्तों में इर्द गिर्द देख लें, कुछ बहुत अमीर कबीर दोस्त होते हैं, कुछ पे शक भी होता है कि ये पैसा आया किधर से, उनकी शादियां अटेंड करते हैं ना, या फिर उनके पंडाल में जाके गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो जस्ट पुट इट इन पर्सपेक्टिव, किसी की शादी हो, इसकी हो या किसी की भी हो, डोंट डू दैट। हम सोशल मीडिया पे बहुत हेट्रेड देख रहे हैं खैर, और सोशल मीडिया पे टू बी ऑनेस्ट कुछ होता ही नहीं है। छोड़ दें शादी, भाई लड़के का गाना सुने तो सारे शादी तो भूल गए हैं और उनका गाना और उनका टैलेंट्स जो है उसको उसकी बहुत बात की जा रही है। और ये पहला मौका नहीं था बाय द वे जुनैद सफ्दर ने महफिल में गाना गाया हो, इससे पहले भी वो अपने फन का मुजाहरा कर चुके हैं। सो पीपल हु नो हिम न्यू दैट ही सिंग्स वेरी वेल एंड ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। मैंने आपको पहले भी सुनाया था, हाँ, एक दफा आपने बुल्ले शाह की काफी सुनाई थी। या अच्छा, इससे पहले भी वो अपने दोस्तों की महफिलों में कुछ फन का मुजाहरा करते रहे हैं। सो लेट्स वॉच वन ऑफ हिज ओल्ड सॉन्ग्स। जो मालिक हर हर दा उस दा नाम सितारन वाला, वो किसे मैदान ना हर दा कच्चा रंग ललारी। भाई वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब गायकी के मैदान में शायद जुनैद अपने छोटे नाना हम क्या समझे, शहबाज शरीफ साहब से मुतासिर हैं, जो अच्छा खासा गाने का ज़ौक़ और शौक रखते हैं। उन्हें भी वैसे मौका मिलना चाहिए, वो माइक पकड़ लेते हैं, उनको भी सुन लें। इज नॉट द ओनली वन, और भी कजन्स गाते हैं। तो शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज भी लगता है कि वो भी, मतलब देखिए, एक गाना आए या ना आए, मुझे लगता है कि वो इस बात के कायल हैं कि गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। चले सुनाए। खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है,
होठों में तभी तभी कोई मीठी बात है, आज 4 पल मिले। You know what? Hamza might be better than all of them. ये तो बहुत अच्छा इन्होंने गाया है क्योंकि ये गाना आसान नहीं है। यस, ये बहुत मुश्किल गाना है। मुश्किल गाना है। अब Can sing ये and who do इंतहा sing? हो गई, इंतजार इस अंदाज में गाएंगे तो फिर इंतजार ही करते रह जाएंगे। अच्छा जी, महंगाई का एक नया तूफान आता है जब भी या तो पेट्रोल प्राइस बढ़ती हैं या बिजली की कीमतों में इजाफा होता है या फिर डॉलर की कदर जो है वो ज्यादा होती तो है। इस बार क्या हम रीजन देंगे? डॉलर बढ़ रहा है। डॉलर का आवाम के लिए सर्टनली बुरी खबर है। रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिर रही है। डॉलर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर 166 से तजावुज़ कर गई। 11 माह की बुलंद तरीन शरह ये। महंगाई में मजीद इजाफा होना अब यकीनी है, लेकिन वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नई मंतक पेश कर दी है। वो कहते हैं कि महंगाई तो कम हो रही है। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें एक सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है। इसी तरह से जो हमारी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसमें मुसलसल कमी देखने में आ रही है। मई में जो हमारी CPI थी वो 10.9% थी, जून में ये 9.7% हो गई और जुलाई में 8.4% हो गई। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो मई में 16.9% के ऊपर था, जून में 15.4 के ऊपर आया और अब जुलाई में 12.6% के ऊपर आया है। और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो इंडिकेट करता है कि चीज़ ये इसके बावजूद है, मैं आपको बताऊं कि हमारी जो इस वक्त इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर गई हैं। आप क्या इंडिकेटर के बारे में क्या कह रहे थे? नहीं, वो तो मैं गाड़ी के इंडिकेटर की बात कर रहा था। लग रहा था गाड़ी का इंडिकेटर ख़राब हो जैसे। बट एनीवे जी, आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद माजी में डॉलर की कीमत में इजाफे से मुतालिक क्या कहते रहे हैं वो भी आपको याद दिलाते हैं। जब 1 रुपया गिरता है, जब 1 रुपया डॉलर के सामने गिरता है, आपको पता है आपके ऊपर कितना कर्जा चढ़ता है? 100 अरब रुपया पाकिस्तानियों पे कर्जा चढ़ता है जब डॉलर के सामने रुपया 1 रुपया गिरता है। अभी 5 रुपए गिरे हैं तो सोचे हैं कि अब सब पे 500 अरब रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। और ये किसने चढ़ाया, किसकी वजह? मुंशी इसहाक डार और नवाज शरीफ। तो आई एम श्योर वज़ीर आज़म बहुत टेंस होंगे और चूँकि एक इतनी फ़िक्रमंदी उन्होंने अब बतौर अपोजिशन रहनुमा साहब जाहिर की है तो सर्टनली अब तो और ज़्यादा फ़िक्रमंद होंगे, क्योंकि कल और आज का फ़र्क देखें तो 1 रुपए की वजह से 100 अरब डॉलर का फ़र्क पड़ चुका है हमारे बैरूनी कर्जों में। सो ही शुड बी रियली जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया अब जरा ज्यादा खौफ आ रहा है कि अब जरा ज्यादा खौफ आ रहा है। इमरान खान की एहतजाजी तहरीक के मौके पर डॉलर 128 रुपए का था और PTI के दौर में हुकूमत में डॉलर 166 से ऊपर है। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा मईशत के लिए सर्टनली अच्छी खबर नहीं है। आज वज़ीर आज़म अपनी 3 साल कारकर्दगी से मुताल्लिक अवाम को एतमाद मिलेंगे तो इस पॉइंट को भी हम उम्मीद करते हैं कि ले लें, क्योंकि 1 रुपया डॉलर के बढ़ने से वो इतने फ़िक्रमंद रहे हैं जब वो अपोजिशन में थे, तो अब जो डॉलर की सूरत हाल है उस पे उनका क्या लाहे अमल है और उनको इतनी फ़िक्र है जितनी बतौर अपोजिशन रहनुमा थी या नहीं है, उस पे ज़रा इजहार ख्याल आज की तकरीर में आई होप के हो जाए कि ऐलान कर दें कि क्या इकदाम लिए जा रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा जी, रियाज एंडी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। रियाज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। डॉलर की भी आपसे बात करनी है और भी बहुत सी बातें करनी है। पहले तो ये बता दें कि आप किधर हैं, क्योंकि मौसम की भी हमने सुबह जिक्र किया था, लगता है आप भी जहाँ खड़े हैं बड़ा अच्छा मौसम है। आई विश कि मैं ये फील आपको थ्रो कर सकता। वंडरफुल मौसम, हवा चल रही है एंड इट्स लवली। आसमान को अगर आप देखें तो पूरी उसने एक सुरमई कलर की चादर पहनी हुई है। ब्यूटीफुल। सूरज की आज लगता है छुट्टी है एंड अगर आप देखें तो वो मिस्ट जो है वो ग्लो कर रही है, सूरज की जो हल्की सी रोशनी आ रही है वो मिस्ट ग्लो कर रही है। तो यस, अल्लाह का करम है इस मुल्क के ऊपर इस वक्त लवली। चलें, काश के रियाज हम इस लवली मौसम में लवली बातें कर रहे होते और अच्छी अच्छी बातों के साथ हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते, लेकिन द न्यूज़ इज़ नॉट सो ग्रेट। डॉलर बढ़ा है और रुपए की कदर कम हो रही है। सर्टनली महंगाई का एक तूफान भी आता है
क्या बता रहे हैं हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हमारे एक्सपर्ट्स, क्या वजूहात हैं और आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट करें? क्या ये मजीद ऊपर जाएगा, स्टेबल रहेगा या नीचे आ सकता है? देखिए ये बात गवर्नर स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में समझाई थी कि क्योंकि अब हमारा एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल है, मार्केट डिटरमिन करती है, तो ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह जब आपकी पेमेंट्स का प्रेशर होता है तो ये वीक भी होता है, जब फ्लोज आते हैं तो मार्केट नीचे भी चली जाती है। तो ये इस वक्त प्रेशर है अगर आपकी पेमेंट्स का, तो वो आपको नज़र आ रहा है। पिछले साल जून के अंदर आपकी जो इंपोर्ट थी वो तकरीबन 3 अरब 40 करोड़ डॉलर थी, इस वक्त जो है वो 5 अरब से ज़्यादा है, 5.5 के करीब है लगभग। तो ये जो फ़र्क है वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब तशवीश की बात यह है कि जब वो इम्पोर्टर पेमेंट करने के लिए जाता है तो बैंक उनको पैसा नहीं दे रहे। उनको अगर 10 लाख की पेमेंट है अगर उनकी, तो 5 लाख दे रहे हैं, और एक दिन के बाद जब वो जाता है वापस तो उसे 1 रुपये का फ़र्क मिलता है। ये सारा बैंक अपने पॉकेट कर रहे हैं। इसी तरह जब इम्पोर्टर की पेमेंट आती है तो डॉलर नीचे आता है। आज का रेट बता दें प्लीज़ ज़रा। एक्सचेंज रेट के अंदर आपने आज का रेट अब जो आखिरी मेरे पास इतला थी उस वक्त तक तो नहीं आया था, बट इट वॉज 66.28 के करीब था। बात यह है कि आप फ्री एक्सचेंज रेट के साथ बाकी चीज़ें भी दें, आप फॉरवर्ड कवर भी दें, ताकि लोग जो है उसको मैनेज कर सके, और फिर वो जब मैनेज होगा तो महंगाई का जो पुश है वो कम रहेगा। इंटरनेशनली दालों की कीमत बढ़ रही है, कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ रही है, और वो जब कन्वर्ट होगा इस रेट के ऊपर तो वो डेफिनेटली बहुत महंगा है। दालें महंगी होने वाली है। दिस इज लेटेस्ट जो अब तक की। अच्छा, इंपोर्टर्स बड़े परेशान। ताजिरों से आपकी बात हुई है, डेफिनेटली परेशानी तो होगी, उनका क्या कहना है? मैनेज नहीं कर सकते। ये बात वज़ीर ख़जाना ने फेडरेशन का दौरा किया था, वहाँ पर भी ताजिरों ने की है कि इस वक्त कारोबार को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। होना तो ये चाहिए कि बैंक के जो ट्रेजरीज़ हैं, जो अच्छी खासी तनख्वाहें लेते हैं, वहाँ पे ये मैनेज हो रहा हो, और आगे जो काम करने वाला है उसको ज़रा सहूलत हो। वो बिल्कुल नेकेड है खड़ा हुआ। जिस दिन उसकी पेमेंट होती है वो पेमेंट करने के लिए जाता है, आधी पेमेंट मिलती है, आधी दूसरे दिन मिलती है, और वो उसे हिट लेना पड़ती है। वो डेफिनेटली पास ऑन करेगा लोगों को, और वो महंगाई और ये आवाम को, एंड कंज्यूमर को पास ऑन होती है। यू आर वेरी राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू रियाज। आज़ादी हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट वी कीप यू पोस्टेड विद, अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल, और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान में अफगान तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान अमन पर इत्तफाक हो गया है, विच इज़ ग्रेट एक्चुअली। ज़राए कहते हैं कि अफगान तालिबान और शुमाली इत्तेहाद ने एक दूसरे पर हमला ना करने पर इत्तफाक कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं हमें नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद ऑल द वे फ्रॉम काबुल। जी, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अफगान तालिबान और शुमाली इत्तेहाद की जो मज़ाहमती तंजीम थी उसके दरमियान एक अमन माहिदा हो गया है। सारी दुनिया की नज़रें इस माहिदे के ऊपर थीं, और हम अपने नाज़रीन को अपडेट करते रहे हैं कि ये माहिदा करने के लिए जो तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान जो वफूद हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते रहे हैं। चारीकर के मुकाम पर सूबा पर परवान है यहाँ का, वहाँ पर दोनों वफूद की आपस में मुलाकातें हुई हैं, और दोनों ने एक दूसरे पर हमला ना करने पर इत्तफाक कर लिया हुआ है। ये वो सबसे बड़ा मुआहदा है जिसके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर ये मुआहदा ना हुआ तो जो तालिबान हैं उनको मज़ामत का सामना करना पड़ेगा, और वो मज़ामत का सामना करते रहेंगे, और जो अमन है वो शायद पूरे अफ़गानिस्तान में नहीं आएगा। लेकिन अब ये मुआहदा हो गया है, और तो ये की जा रही है कि इसका बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जाएगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार किया जा रहा है। अभी रात गए अल सुबह ये मुआहदा हुआ है जिसकी अपडेट्स आपको दे रहे हैं। जी चलें, दैट इज ग्रेट न्यूज़। पीस इज सर्टनली द वे फॉरवर्ड। अमन ही आगे राहें आसान कर सकता है और मामलात सुलझा सकता है। हाउ आर यू डूइंग? अच्छा, आप लोगों को पहले घंटे में हमने कहा था प्लीज़ राइट इन टू अस विद योर सजेशंस कि हम ख़वातीन के हवाले से और ऑब्वियसली उनके साथ जो हो रहा है उस पर अटेंशन लाने के लिए और कानून साजी के लिए आप लोगों के क्या आइडियाज़ होते हैं। आपने हमें लिखा है, वील गो थ्रू दैम एंड सी हाउ इट गोज़, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं की जाती, बहुत से वैसे ही ओपिनियंस होते हैं, प्रैक्टिकल
जो हैं हमें सजेशंस चाहिए। सो वील बी टॉकिंग अबाउट दैट एंड बड़े ज़बरदस्त मेहमानों से आपकी इस घंटे में हमने मुलाकात करानी है। और एक बात वैसे आप बताइए, जब ये कोविड लॉकडाउन लगा था ना, सड़कें खाली हो गई थी, हर तरफ वीराना और सुनसान माहौल था, तो लोगों ने एकदम से साइकिल चलाना शुरू कर दी थी। हाँ, बहुत से लोगों लेकिन लॉकडाउन था ना, तो आप वैसे ही नहीं निकल सकते थे। नहीं एज इन के ट्रैफिक नहीं थी ना, आप अपनी साइकिल तो चला ही सकते थे। हाँ, कोई कर्फ्यू वाली सूरत हाल थोड़ी थी। एकदम से एक जंबे गफीर हमें साइकिलिस्ट का मुख्तलिफ मकामात पे नजर आता था। उस पर मैं भी एक शामिल था जिसने बड़ी इंथुजियास्टिकली साइकिल खरीदी और उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हो गया और सड़कों पर वही आलूदगी और वही गाड़ियों के हॉर्न का शोर, और उसके बाद हमें लगा कि साइकिल चलाना अब ज़रा दुश्वार हो गया, इसलिए एक अरसा तक उस साइकिल पर जंग लगता रहा और उसके बाद वो साइकिल बेच दी गई। तो आपने साइकिल खरीदी थी, कोशिश की कि आपको बेचो, कोशिश की गई कि हर कोई जो मिल रहा है उसको कि साइकिल बेचो और बड़ी अच्छी चीज़ है और ये प्लीज़ मेरी साइकिल खरीद लो, और उसमें बेचनी थी अपनी साइकिल। लेकिन साइकिलिंग के बड़े फ़ायदे जो थे वो गिने जाते थे, और एक्चुअली साइकिलिंग के बड़े फ़ायदे हैं, होते भी हैं। तो उसके बारे में हम ज़रूर अब बात करेंगे। लेकिन क्या आप मौसमी साइकिलिस्ट हैं? क्या आपने ऐसा कुछ किया तो आप हमें लिख के बताइएगा। लेकिन एक प्रोफेशनल खातून साइकिलिस्ट से हमने आपकी मुलाकात करानी है। दैट कम्स लेटर इन द शो, सो लेट अस बिगिन विद। और अस्मा की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऐसे भी है कि उन्होंने अपने नाना का ख्वाब पूरा करना है। वो कैसे, हम आपको मिलवाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले जनाब, उससे पहले ज़रा हम अपनी टॉप स्टोरीज पे ही आ जाते हैं और आपको बताएं कि 55 रुपए बिकने वाली चीनी 110 रुपए की हुई तो आवाम और अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो जहांगीर तरीन नाराज हो गए। PTI के अंदर बाकायदा अलग ग्रुप बना लिया, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का इस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने ना आया। आखिरकार अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह कर दी है और इमरान खान कल JKT ग्रुप के साबिक रहनुमा नज़ीर चौहान से मिले। ये बड़ी टेलिंग मुलाकात है एक्चुअली। बिल्कुल। और नज़ीर चौहान जहांगीर तरीन के बारे में अब बड़ी सख्त राय रखते हैं। पहले बड़े करीब होते थे और वो कहते हैं जी उनके कहने की वजह से उन्होंने इल्ज़ाम तराशियां भी की, लेकिन उसके बाद माफियां तलाफियां भी हुई और अब तो बिल्कुल ही साथ छोड़ दें। सुन ले उन्होंने क्या कहा। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा आके हॉस्पिटल में कि चौहान साहब आपकी तबीयत कैसी है। मुझे अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि ऐसा बंदा जो इस काबिल ही नहीं है किसी दोस्त को साथ लेके चल सके कि उसने ना मेरी इयादत की और ना मेरे बच्चों से पूछा कि आपके वालिद का क्या हाल। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुझे यूज़ किया गया। जो लोगों की औकात थी, दूसरे लफ्ज़ों में जो लोगों की हैसियत थी, जो लोगों की मुनाफकत थी, जो लोगों के चार फेस थे, वो कम अज़ कम सामने आ गए। ना तो मैंने जहांगीर खान तरीन को अपना कोई लीडर माना था और ना वो लीडर होने के काबिल है। ओहो, बड़ा ही मतलब आपका तो एक सेकंड में आपके व्यूज जो हैं इस पे मुझे मीम याद आ गई। फ्रेंडशिप एंडेड विद जहांगीर तरीन। इमरान खान साहब इज अगेन माय न्यू बेस्ट फ्रेंड। अच्छा जी, खैर एनीवे ये भी आपको बताया और आपको बताएं कि मुलाकात के बाद नज़ीर चौहान दावा किया कि तरीन ग्रुप के 11 अरकान तरीन ग्रुप से जल्द अलहदा हो जाएंगे। तो दिस वाज ये बड़ी इंकशाफ किया इन्होंने, तो बेसिकली बताने की कोशिश की जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इतना ग्रुप रहेगा नहीं। तो इससे पहले पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान भी तरीन ग्रुप के रहनुमा खुर्रम लगारी से मुलाकात कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अब तक तो जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ किसी भी एक्शन से गुरेज करते रहे हैं, ताहम अब लगता है वज़ीर आज़म ने अपने साबिक दोस्त को तनहा करने का फैसला कर लिया है। अब तक जहांगीर तरीन भी PTI ही का दम भरते आए हैं। हो सकता है कि अब जहांगीर तरीन भी ज़्यादा खुलकर सामने आए या फिर वो भी वापस जाने को प्रेफरेंस दें। यू कांट टेल इट। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन ग्रुप सईद अकबर नवानी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि उनका और उनके साथियों का प्लान क्या है एक्चुअली। नवानी साहब, अब नज़ीर चौहान आपके साथी थे, फिर जहांगीर तरीन पर सख्त तरीन इल्ज़ामात लगाकर अलहदा हो गए हैं। वो कहते हैं जी वो तो इस काबिल नहीं है कि उनको फॉलो किया जाए, ये वो कहते हैं, हमने अभी सुनवाया भी है। और अब वज़ीर आज़म से मुलाकात भी उन्होंने की है। तो क्या इस मुलाकात के बाद हम कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म खुद अब जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं? आपको क्या लग रहा है? मैं नहीं समझता कोई इस तरह की ऐसी बात है। पहले हम भी उनको मिलते रहते हैं, वज़ीर आला से भी मिलते हैं,
उसने कोई रिक्वेस्ट की होगी प्राइम मिनिस्टर को मिलने की, तो वो उनसे मिल लिया होगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है, शायद ये कोई इम्प्रेशन ये डेवलप हो गया कि हम कोई इस गवर्नमेंट के खिलाफ हैं या ये ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं थी। हमें एक इशू था जहांगीर तरीन का, जिसके लिए हम इकट्ठे हुए और हमने भी रिक्वेस्ट अपने प्राइम मिनिस्टर को की, अपनी गवर्नमेंट को की कि भाई ये ज्यादती हो रही है और हम चाहते हैं कि इस ज्यादती का इजाला हो। और मैं समझता हूँ कि हमारा इजाला हो गया। अब अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ दिन पहले भी हमारे दोस्त 2-3 तरीन ग्रुप के मिले थे, अब नजीर चौहान ने तो वैसे भी इस ग्रुप से अलविदा कह चुके हैं। अब उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी तो प्राइम मिनिस्टर उनको मिल लिया होगा। मैं इससे कोई इस तरह का अखज़ नहीं कर सकता नतीजा जो आप फरमा रहे हैं। अच्छा नवानी साहब, जब ये ग्रुप बना था तो अब कोई 1.5 दर्जन कोई लोग थे और कहा यह जा रहा था कि इसमें कोई 40-50 बहुत से और लोग जो हैं इसको ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब लगता है कि इतने कम रह जाने हैं कि ये शायद एक बस प्रेशर ग्रुप की तरह ही ये ग्रुप जो है वो यूज होगा, ऐसा ही है? हम बिल्कुल बहुत माकूल एक ग्रुप है। ये एक आप बात अपने जहन में रखें कि 4-5 MPA भी अगर किसी बात पे खड़े हो जाएं तो जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है वो उनको इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि MPAs के ही बुनियाद पे और MNAs की ही बुनियाद पे ये हुकूमतें चलती हैं और ये हुकूमतें कायम रहती हैं और उनको MPA MNA की ज़रूरत रहती है। जो आप बात कर रहे हैं कि ये कोई इस गवर्नमेंट को कोई टफ टाइम देंगे, वो मैंने पहले अर्ज की कि हमारा कोई इस तरह का शुरू दिन से प्रोग्राम नहीं था कि हम इन गवर्नमेंट को कोई टॉपल करने जा रहे हैं। हमारा तो अपनी ही गवर्नमेंट थी, अपने ही पार्टी में हम रहते हुए एक इशू पे हम स्टैंड लिया और हम प्राइम मिनिस्टर के मशकूर हैं कि उन्होंने उस इशू को ये समझते हुए कि इसमें थोड़ी बहुत ज्यादती हो रही है तो उन्होंने उसकी करेक्शन कर दी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा काम किया है। इमरान खान से ज़ाती ताल्लुकात बड़े पुराने भी थे इनके, लेकिन अब वज़ीर आज़म ऐसा रवैया रख रहे हैं तो तरीन साहब क्या सोचते हैं? आप तो ज़ाहिर है उनके ग्रुप का हिस्सा हैं, कभी उन्होंने कोई बात की आप लोगों से, अपने साथियों से? इज ही डिसअपॉइंटेड? वो मायूस हैं या वो पुरुम्मीद हैं? नहीं, वो कभी भी मायूस नहीं होते और जो लोग होते हैं, जो पार्टियां होती हैं सियासी, उनको लोगों को आदमियों की जरूरत रहती है। शायद चंद दिनों के बाद इसी पार्टी को इस बंदे की और ज्यादा जरूरत पड़े। पार्टियां लोगों से बनती हैं, इंसानों से बनती हैं। कोई दरख्त नहीं है, एक पार्टी के एक दरख्त है तो वो उग गया है, अब वो बड़ा हो गया तो अब इसको किसी की जरूरत नहीं है। पार्टियां इंटेलिजेंट और ज़हीन लोगों के सर पे चलती हैं, जो तरीन जैसे ज़हीन लोगों की हमेशा जरूरत रहती है, आगे भी जरूरत रहेगी। ऑलराइट सईद नवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपने बड़ी इंसाइट दी है। लेट्स सी आगे क्या होगा, बट वी वांटेड टू गिव यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। अब जी आपकी मुलाकात कराएं हमारी गेस्ट जो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आपको ये भी पहले याद दिला दें कि खेल के हर मैदान में खुद को मनवाने वाली पाकिस्तानी ख़वातीन ने अब साइकिलिंग के आलमी इंटरनेशनल मुकाबलों पर भी नजरें जमा ली हैं और आइंदा माह बेल्जियम में होने वाली आलमी रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की अस्मा जान भी हिस्सा ले रही हैं। खातून साइकिलिस्ट अस्मा जान को साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान की 4 रुकनी टीम में मुंतखब किया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए तैयार अस्मा जान आज जियो पाकिस्तान की मेहमान हैं और हमें हमारे स्टूडियो कराची स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्मा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अस्मा, थोड़ा सा हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे और मुझे आपकी बातों से ऐसा लगा, पहले तो ये आप समझा दीजिएगा कि आप कोई बचपन से इस तरह प्रोफेशनली साइकिलिंग नहीं कर रही। दिस हैज बीन प्रीटी रीसेंट। व्हाट हैपेंड? किस तरह आप आई साइकिलिंग में?
अस्सलाम वालेकुम। सो बचपन से तो मैं पोलो खेल रही हूँ। आई एम अ पोलो प्लेयर। आई ऑलवेज प्लेड पोलो एंड आई प्लेड पोलो कंपेटिटिवली। मैंने पाकिस्तान में सारे लाहौर में जितने टूर्नामेंट्स होते हैं सारे मैंने खेले हैं अंटिल द टाइम दैट आई वेंट टू यूनिवर्सिटी। सो फिर जब कराची में भी आई वाज डूइंग अ बीच पोलो चक्कर, क्योंकि कराची में पोलो सिर्फ मलीर में होती है, व्हिच वाज वेरी फार फॉर मी। आई हैव मेरे छोटे बच्चे हैं तो हमारे लिए हर रोज़ मलीर जाना बहुत मुश्किल था। तो हमने स्टेबल्स यहीं पे बनाए हुए थे शीरीन जिना कॉलोनी में। तो हम लोग बिलावल चुरंगी बिलावल चुरंगी जो बीच है वहाँ पे मैंने एक बीच पोलो चक्कर शुरू किया था जो आज तक होता है। टू माई क्रेडिट आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वहाँ पे आज तक बच्चे पोलो खेल रहे हैं। जो मैंने एक छोटा सा चक्कर शुरू किया था अब मिलजुल के लोगों के साथ वहाँ पे। तो जब कोविड शुरू हुआ विद द इंसेप्शन किसी को कुछ मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल मेरे पास कोई चॉइस नहीं बाकी बची थी कि मैं अपने स्टेबल्स को रैप अप कर दूं, क्योंकि घोड़ों का ख्याल करना था। उनको कुछ क्योंकि मालूम नहीं था कि उनके जो ख्याल रखने वाले हैं उनका आगे मुश्किल होगा उनकी देखभाल। तो मैंने अपने स्टेबल सबसे पहले जब पैक ऑफ किए उनको बंद किया। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि मेरे बच्चे भी राइडिंग करते थे, सब हम लोग साथ पोलो खेलते थे, मेरे बच्चे भी पोलो में आ रहे थे। एंड मेरी एक बेटी है 16 साल की, एक 14 साल का बेटा है, एक 8 साल का माशाल्लाह। अच्छा एक अस्मा टाइम हमारे पास कम है लेकिन हम जरूर ये तो एस्टेब्लिश हमने कर लिया कि आप यू आर अ वेरी स्पोर्टी पर्सन, तो लिहाजा साइकिलिंग तो बड़ा फिर नेचुरली लग रहा है मुझे कि अगर आप इतने स्पोर्ट्स करती हुई आई रही थी आपने घोड़ा छोड़ा और साइकिल पकड़ ली। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू जो आपने कहा है कि बिल्कुल ठीक कहा है। तो जब मैं साइकिलिंग में आई ना तो लोग समझते थे कि हाँ कि साइकिल हैंडल करना एक औरत के लिए ना जरा मुश्किल होगा, डरती हैं रेस में साइकिलिंग। हमारा तो ख्याल है घोड़ा हैंडल करना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड घोड़े से था। मेरे लिए बहुत आसान था। तो साइकिलिंग में कोई राइड ऑफ वगैरह नहीं होते तो मुझे हैंडल करना एक छोटी सी साइकिल को जिसके गियर कंट्रोल भी मेरे साथ है, मेरे हाथ में है, तो अपना दिमाग नहीं है ना जैसे साइकिल का, तो बहुत आसान था मेरे लिए। इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। राइट राइट। इट वाज लेकिन उस पे भी कंपेटिटिव लेवल पे जाना मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम नाउ, यू विल बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन बेल्जियम। तो उस पे ऐड कर दें कि एक सबने हमने भी चलाना शुरू की थी लेकिन हम मतलब एक क्वालिफाई करके मेरिट पे कंपेटिटिव लेवल पे पहुंच गए। तो आपने कितनी मेहनत की उसके लिए कि आप वर्ल्ड रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में जा रही हैं? उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि जब कोविड में और कुछ नहीं हो रहा था तो कुछ बाकी नहीं बचा था ना मेहनत करने के अलावा। तो एक आपने अगर साइकिल बड़ी मुश्किल से जो लोकल साइकिल मिली, चाइनीज थी, चलती भी नहीं थी, तो उस साइकिल पे इतना ज्यादा मेरा जोर लगता था कि जब मैंने एक्चुअली मुझे मेरे एक अजीज दोस्त ने मुझे साइकिल भेजी ट्राई-आउट्स के लिए, टीम ट्राई-आउट के लिए, जो बेहतर साइकिल थी उसके ऊपर मैं वो ट्राई-आउट जीत गई, जिसकी वजह से मैं मेरा पाकिस्तान साइकिलिंग एकेडमी में मुझे उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो इट्स अ जर्नी। मेरी जर्नी एक्चुअली शुरू हुई थी 2018 में जब मैंने हज किया था। उस हज पे मैंने जो दुआ मांगी थी वो ये थी कि यू नो मुझे प्लीज गाइड करें। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे गाइड करें एंड टेक मी टू माय to where I'm supposed to go, मंजिल मकसूद, show me that direction। तो वो डायरेक्शन फिर आहिस्ता आहिस्ता साइकिलिंग की तरफ आया, which actually sounds very normal and very predictable also because you are also honoring your nana। तो वो खुद एक चैंपियन साइकिलिस्ट थे, प्री पार्टीशन की बात है बिल्कुल जिस तरह हम अभी थोड़ी देर भी कर रहे थे। जल्दी से ये बता दें आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? बेल्जियम में जाएंगी, कंपेटिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर देयर। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान से एक टीम मेरिट बेस पे सिलेक्ट हुई है। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन को इसका क्रेडिट जाता है सारा। एंड हमारा फॉर द फर्स्ट टाइम एक वी आर कम्पीटिंग इन एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, साइकिलिस्ट आर कम्पीटिंग 2 मेल एंड 2 फीमेल। तो ये हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेना एक बहुत बड़ी बात है। सो इंशाल्लाह यू नो वी आर ट्रेनिंग वेरी वेल, लेकिन हमारे से एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि हम वहाँ पे जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, यू नो, बिकॉज वहाँ पे जो लोग होंगे दे मस्ट बी साइकिलिंग फॉर अ लाइफ टाइम। एब्सोल्युटली राइट। सो इट विल बी अ डिफरेंट लेवल, लेकिन हमारा इंतखाब होना पाकिस्तान से विमेन का इंतखाब होना फॉर द फर्स्ट टाइम इज अ वेरी commendable। We are rooting for you and the rest of the team will be following you इंशाल्लाह। और फिर आपसे इंशाल्लाह hopefully you win, we'll call you back। Thank you so much। Thank you Asma for coming here। इजाफे के साथ मुल्क में रोजाना अमवात की शरह भी बढ़ रही है। 4 माह बाद पहली बार 24 अगस्त को एक दिन में 141 कोरोना मरीज इंतकाल कर गए, जबकि गुज़श्ता रोज को
24 घंटे में अगर हिसाब लगाएं तो कोरोना से 85 अफराद का इंतकाल हुआ है। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 4,553 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 7.4 पर पहुंच चुकी है। सिंध में कोरोना की चौथी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। कोरोना पाबंदियों का इख्तिताम भी नज़दीक है। NCOC के ऐलान के मुताबिक 31 अगस्त मुल्क भर में कोरोना पाबंदियों का आखिरी दिन है। आई वंडर कि ये इन हालात में ये ऐलान कैसा ऐलान? ये शुरू होंगी जी 3 अगस्त से, यानी कल से इनका इतलाक होगा और 31 अगस्त तक ये चलेंगे। फैसले क्या है जी? मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाज़त जिनकी दी गई थी उसको वापस 8 बजे तक रहा है। एक दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, जिसको सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी, बाहर बैठ के खाना जो है वो जारी जाएगा। सिर्फ टाइम में तब्दीली, वक्त में तब्दीली है कि 12 बजे के बजाय ये 10 बजे तक किया जा रहा है और टेक अवे जो है वो तो 24 घंटे वो, और होम डिलीवरी जो है वो चलती रहेगी। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल ये बन रहा था कि अभी पाबंदियां, बिकॉज जितना एवरीथिंग इज 2 तारीख का बयान है तो अभी सूरत हाल काफी तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है, एब्सोल्युटली। अच्छा, जो भी पाबंदियां लगानी है, मैं अभी भी ये कहूंगा कि स्कूल्स खुलने चाहिए, स्कूल्स खुलने चाहिए। मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटी वगैरह के हवाले से आपने क्या फैसला करना है, करना ही नहीं करना है, लेकिन स्कूल्स खुलने चाहिए क्योंकि बच्चे बिल्कुल नाकारा हो रहे हैं घरों में पड़े पड़े। बाकी सब कुछ माशाल्लाह चल रहा है। किसी भी मार्केट में चले जाएं, किसी भी मार्केट में चले जाएं। परसों क्लिफ्टन पे एक मार्केट है ना, गल्फ, वहां जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां क्यों जाने का इत्तेफाक हुआ? बस घुसा ही था और वापस आ गया। बहुत बुरा हाल है। किसी दुकानदार ने मास्क नहीं पहना होता, किसी ने नहीं पहना होता। बॉटम लाइन ये है कि भाई वैसे तो पूरी दुनिया ही खुली है, लेकिन SOPs पर अमल तो करें। ये दैट इज द थिंग। देखिए, अभी जो हम आपको फिगर्स सारे बताते रहते हैं, वो फिगर्स क्यों हो? लोग किस चीज से मर रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं, और जहां सबसे बेहतर SOPs पर अमल हो सकता है ना, जैसे कि स्कूल, वो बंद कर दो। अच्छा जी, पार्लियामानी सेक्रेटरी से है डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें हमेशा ज्वाइन करती हैं और क्लैरिटी देती हैं। अब कोरोना की चौथी लहर जो है वो जारी है, लेकिन अब भी केसेस कम होने के बजाय बढ़ते नज़र आ रहे हैं हमें। अमवात भी 140 से ज़्यादा रोज़ाना रिपोर्ट हो रही हैं। तो इस पर हुकूमत को ऑब्वियसली परेशानी तो होगी। आपको क्या वजह नज़र आ रही है कि क्यों थम नहीं रहा मामला? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कल का दिन एक बड़ा हमारे लिए डिप्रेसिंग दिन था कि कल 140 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में, बहुत महीनों से ऐसी इतनी बड़ी तादाद में नहीं हुई थी। मगर जनरली अगर आप इन्फेक्टिविटी का रेशियो देखें तो वो हमारा 6 और 7 के दरमियान स्टेबल हुआ हुआ है कि इन्फेक्शन रेट जो है वो 6 से लेके 7% तक जो है वो एक स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन है कि ना वो कम हो रहे हैं और ना वो उस तरह से बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली इसकी वजह यही है कि जो हमारे पीछे इवेंट्स गुजरे हैं, हमारी बड़ी ईद गुजरी थी, मवेशी मंडियां लगी थी, उसके बाद से आपने देखा है कि ये ग्रेजुअल इंक्रीज शुरू हुआ था और उसके बाद फिर 14 अगस्त का फंक्शन आया। अब हमारा एक मजहबी मौका है मुहर्रम अल हराम का, जिसके अंदर मजालिस होती हैं, जुलूस होते हैं। तो ये जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग्स जब भी और जिस वक्त भी ज़्यादा होंगी और जहाँ पे SOPs जो हैं उनको फॉलो नहीं किया जाएगा, तो इसी तरह से केसेस में इजाफा नज़र आता है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि एक तरफ कोरोना का ये हाल है और दूसरी जानिब महीना ख़त्म होने वाला है और हुकूमत ने ऐलान किया था कि सितंबर से ज़रा नरमी आएगी पाबंदियों की सूरत में। वैसे तो पाबंदियाँ सच क्या ही हैं, सिवाय इसके कि जुमे को बंद कर दो और फिर उसके बाद इतवार को तो चले छुट्टी होती ही है। अब इस सूरत हाल में आप लोगों ने क्या सोचा है? उसको रिव्यू करेंगे या वही आपके जो फैसले हैं वो बरकरार हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये 2-1 दिन में इसके ऊपर दोबारा NCOC रिव्यू करेगी और पूरी सिचुएशन असेस की जाएगी। इसके फैलाव को देखा जाएगा कि कौन से इलाकों में फैलाव ज़्यादा है। कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे इसका फैलाव ज़्यादा तेज़ है, पॉजिटिविटी रेशियो ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उन शहरों में तो पाबंदियां नरम नहीं की जा सकती। मगर जिन शहरों में इसके फैलाव में कुछ कमी आई है या थोड़ा सा उसमें हम देख रहे हैं कि ठहराव है, तो वहाँ पर कुछ हो सकता है कि पाबंदियां हो। मगर जिस तरह से असद उमर साहब ने अनाउंस किया है कि अब बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस जो हैं और ऑफिसेज हैं, ट्रांसपोर्ट जो है
वो आम लोग अब उसको उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जब तक वो अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी पाबंदी होगी। बिल्कुल, आप जो बातें बता रही हैं दे ऑल्सो मेक सेंस। और साथ साथ बता दें, वैसे तो हमारे पास पूरा एक ओवरऑल हम बताते हैं लोगों को परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी क्या है। पंजाब का खास तौर पे एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंजाब में पॉजिटिविटी रेट 7.7 है। पिछले 24 घंटों में 35 अमवात हो चुकी हैं कोविड की वजह से। पंजाब की हम बात कर रहे हैं, नए केसेस 1516। डॉक्टर साहिबा, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ये तो बड़ा वाजे किया जा चुका है, बार बार बताया जा चुका है कि लॉकडाउन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये लहर तोड़ने के लिए फिर कुछ तो करना होगा। तो लिहाजा हमें एक जो खौफ ये आ रहा है कि अभी जो नाम की एक लॉकडाउन सिचुएशन है, पाबंदियां हैं, अगर वो भी उठ गई तो क्या ऑप्शन बच जाता है फिर हमारे पास? देखिए जी, टोटल लॉकडाउन जो है वो वाली ऑप्शन कंसिडर नहीं हो रही, मगर जो स्मार्ट लॉकडाउन्स हैं और जो माइक्रो लॉकडाउन्स हैं जो कि उन एरियाज को कॉर्डन ऑफ करते हैं जहाँ पे केसेस की तादाद ज़्यादा होती है, वो तो एक सिलसिला चल रहा है। तो स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसका दायरा कार थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। जिन एरियाज में ज़्यादा केसेस आएंगे उनको कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, मगर इसके साथ सबसे ज़्यादा फोकस जो इस वक्त गवर्नमेंट का है वो वैक्सीनेशन पे है। और जिस तरह से आपने देखा है कि अब तकरीबन 10 से 11 लाख की जो है वो डोजेस डेली जो हैं वो लग रही हैं और इसमें मज़ीद तेज़ी भी लाई जा रही है। मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है उनको एक्टिवेट किया गया है और 3000 से ज़्यादा मोबाइल यूनिट्स जो हैं वो पूरे मुल्क में फंक्शनल हैं। तो इस वक्त मेन स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की ज़ाहिर एक तरफ SOPs पे अमल दरामद करवाना है, मगर मेन फोकस इस वक्त जो है वो हमारा वैक्सीनेशन के ऊपर है, क्योंकि जब तक हमारी एक ख़ास तादाद की पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाएगी हम इसके फैलाव को नहीं रोक पाएंगे। वेरी राइट डॉक्टर। सो मेन फोकस इज ऑन वैक्सीनेशन। आपका मेन फोकस इज वैक्सीनेशन। एंड टू बी ऑनेस्ट, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। हम सब, आपको पता, वी आर लाइक फैमिली। हम सब ने एहतियात छोड़ दी है। एज इन मैं बता रहा हूँ कि मैंने एहतियात नहीं छोड़ी है, लेकिन ओवरऑल जनरली व्हेन वी लुक अराउंड पीपल आर नॉट वेयरिंग मास्क्स। जो पहले हमें ज्यादा लोग बाजारों में, सड़कों पे मास्क पहने हुए नजर आते थे एट पब्लिक स्पेसेस, मतलब बेसिकली आई डोंट सी दैट एनीमोर। इन अ नटशेल जो एहतियात कर रहे थे उन्होंने कम कर दिए और जो नहीं कर रहे थे, मतलब जो कम कर रहे थे उन्होंने तो छोड़ ही दिया। उनका तो हो ही गया। और फिगर्स ताकि आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो जाए। कराची का हम बता दें पॉजिटिविटी रेट 13.41, हैदराबाद का पॉजिटिविटी रेट 10.47। दीज आर बिग नंबर्स बाय द वे। लाहौर इज 7%। सो मतलब कि कहीं हम 2-1 और ख़त्म की तरफ नज़दीक नहीं है। और ये वो फिगर्स हैं जो कि पॉइंट वाइज भी अगर देखा जाए तो ऊपर ही जाते हैं। हमें कम होते हुए कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। अमवात भी बड़ी अच्छी तरह स्टेट करने हैं व्हाट द रियल सिचुएशन इज़। प्लीज़ गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। इसके अलावा तो अब तो कुछ और एडवाइस बनती भी नहीं है। ऑल्दो लाहौर में 10.7 है। अच्छा, पंजाब में ओके फाइन ओवरऑल, और इवन वर्स। सो लाहौर में ज़्यादा है। सो प्लीज टेक केयर। क्या मसला है मास्क पहनने से? क्या मसला है? जो लोग इर्द गिर्द हमारे, स्पेशली हमारे दुकानदार हजरात, फिर हुकूमत पाबंदी लगाती है, कारोबार बंद करती है, तो सब एहतजाज करते हैं। ज़ाहिर है मुश्किल होती है, सबको इदराक है कि मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं ऑलरेडी लोग गुज़श्ता 2 साल से। तो फिर क्या आर है मास्क लगाने से और SOP पे अमल करने से? फिर क्या है? अच्छा, ये तो ऑब्वियसली क्योंकि हम चाहते हैं कि अब ज़रा दुनिया नॉर्मल की तरफ जाए। चलो दुनिया छोड़ दें, हम तो नॉर्मल की तरफ जाएं, तो फिर वी हैव टू वर्क। मुझे बताएं ना, एक चीज़ जो आपको बचा सकती है, कोई किसी का सांस नहीं घुटता। आपको शुरू में अगर कोई इशू है ना कि हो हमें सांस नहीं आ रहा मास्क पहन के, तो वो 2 दिन आप लगाएंगे, तीसरे दिन आप नॉर्मल हो जाएंगे। तीसरे दिन जब आप मास्क नहीं लगाएंगे ना, तो आपको खुद घबराहट होगी कि ओहो मैं अनसेफ महसूस कर रहा हूँ। ये बिल्कुल आदत डालने वाली मतलब बात है। जैसे आप अभी परसों तरसों हमारी एक ऑफिस की मीटिंग हुई है, हमको 30 बंदा वहाँ बैठा हुआ था, 3 घंटे हम सारों ने मास्क पहने हुए थे। इट्स ऑलराइट, मतलब डू इट। ये आपको वजह भी पता होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, और वजह आप किसको नहीं पता और क्यों नहीं पता भाई। डोंट यू नो व्हाट्स बीन हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अच्छा, आगे चलते हैं। जाए ना, या मैं कहीं घर से लेना भूल जाऊं तो या तो बाजार से उसी वक्त खरीद लेता हूं, और क्योंकि बाहर निकलते हुए एक अजीब सा अनसेफ फीलिंग आती है अब क्योंकि वो आदत इतनी हो गई है मास्क पहनने की। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खैर, अभी हम एक खबर देंगे आपको, और खबर ये है कि भाई क्या हुआ, इंडिया की पूरी टीम लमलेट हो गई लीड्स टेस्ट में। इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग में भारतीय टीम
78 रन पर ढेर हो गई, एक के बाद एक, मतलब हैट्रिक भी बीच में हो गया। अब जो अगर 4 उड़ा दे हैट्रिक के बाद जो चौथा पांचवा आता है, आई डोंट इवन नो द टर्म्स। जिसे नहीं देखा उसको तो देखना चाहिए। सो इंग्लैंड हैज स्कोर्ड 120 बगैर किसी नुकसान के। अच्छा, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अब आपको पता है ना कि वेस्ट में बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहां स्पेक्टेटर्स जो हैं वो क्राउड पूरा बना होता है। तो ये मैच में आई एम श्योर इंडिया विश कर रहा होगा कि काश इतने लोग ना होते इधर, बिकॉज इट सडनली बिकेम एक, मतलब आप देख भी रहे हैं, एक शोर और एक रौला। और आपको पता है कि इंग्लैंड की अपनी जो टीम्स होती हैं, अपने जो स्पेक्टेटर्स अपनी टीम्स के लिए उनके पास पूरे कुछ गाने शाने भी होते हैं, वो भी बज रहे हैं। इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई एम जस्ट ग्लैड कि हम नहीं थे। खुश हो रहे, ज़ाहिर है खुश होने वाली बात है। अब मौका कोई भी हो, वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वसीम अकरम प्लस वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तारीफ का कोई मौका हाथ से भी नहीं जाने देते। वैसे हाउ ग्रेट इज दैट? दोस्ती हो तो ऐसी, मैं तो दोस्ती नहीं है, लेकिन लीडर का एतमाद हो तो ऐसा। गुज़श्ता रोज फिर इमरान खान साहब ने बुज़दार साहब की तारीफों के पुल बांधे, सुनिए क्या कहा। मैं जब भी इधर आता हूँ लाहौर में और आपकी प्रेजेंटेशंस लेता हूँ कि मुख्तलिफ एरियाज़ में आप क्या काम कर रहे हैं, जिस तरह आज मैं यहाँ आया हूँ और मुराद रास ने ये मुझे बड़ी डिटेल्ड तालीम के ऊपर प्रेजेंटेशन की, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपकी इतनी आप काम कर रहे हैं, आपने वो काम किए हैं जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी पंजाब तबाह हो गया, पंजाब में तब बर्बादी आ गई, और वो उसकी वजह ये कि अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते, आप चुप करके काम करते रहते हैं और लोग तनकीद करते हैं, ये है वो है वो है। आपको यानी पिछली जो हुकूमत थी वो इतना सा काम करती थी, इतनी प्रोजेक्शन थी, आप इतना काम करते हैं, आपकी इतनी सी प्रोजेक्शन है। तो फिर प्रोजेक्शन करनी चाहिए। अगर सिर्फ प्रोजेक्शन का ही मसला है और काम का कोई मसला नहीं है, तो भाई ये फयाज चौहान साहब और उनकी टीम और बाकी लोग किस काम के लिए, प्रोजेक्शन करने के लिए? नहीं, खुश तो उनकी अपनी पार्टी के लोग भी खुश नहीं हैं बुज़दार साहब से। मतलब वी आर जस्ट सेइंग कि खान साहब आधा दर्जन तो अपने तर्जुमान और वजारत इत्तलात के नुमाइंदे बदले जा चुके हैं, अब फिर भी ठीक से प्रोजेक्शन नहीं हो रही। तो फिर ये सोचना चाहिए कि मसला सिर्फ प्रोजेक्शन में है या जिस काम की प्रोजेक्शन करनी है उस काम में भी है। अच्छा, क्योंकि किसी से भी प्रोजेक्शन सही नहीं होती, किसी से भी तर्जुमानी ठीक नहीं होती। कुछ इस काम की तर्जुमानी करनी है वो ठीक नहीं है, या फिर जो सिर्फ तर्जुमानी है उसमें खराबी है, ये सोचने वाली अच्छा बात तो इतनी बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि खान साहब बहुत जोर लगा के तारीफ करते हैं बुज़दार साहब की, और बेशक कोई माने या ना माने मुझे पसंद है, और ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार कर चुके हैं। तो आए थोड़ा सा पिछले वाले भी आपको उनके कोट सुनाते हैं। अच्छा सुना। चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, आपको दाद देता हूँ कि जिस तरह के आपके मैंने जो देखे इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये सीक्रेटली ये सारे इनिशिएटिव देते हैं, किसी लोगों को पता नहीं चलता, तो इसकी थोड़ी पब्लिसिटी भी कर दें कि वो कहते हैं जी अच्छे कामों में मैं अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता। ज़रूरी ये है कि आप लोगों को भी बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह के आपके इनिशिएटिव्स देखे हैं, ये इंशाल्लाह पंजाब का आगे फ्यूचर बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। जो लग रहा है मुझे कि पंजाब लीड करेगा रिकवरी पाकिस्तान की, और इसमें चीफ मिनिस्टर साहब आपको मैं दाद देता हूँ। वैसे बुज़दार साहब इतने लकी हैं कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, खान साहब साथ ही हैं, और मतलब वो क्लैरिफिकेशंस देते हैं बुज़दार साहब बेसिकली बुज़दार साहब के कामों की तशहीर के लिए, और उनको प्रोजेक्शन कह रहे थे ना, प्रोजेक्शन के लिए खान साहब खुद मैदान में उतरते हैं, फुल टाइम ड्यूटी है, व्हिच इज ग्रेट। बट कल पंजाब में मुख्तलिफ डीसीज बदले गए हैं, ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़ मामूल की बात है, आईजीज की तब्दीली मामूल की बात है, फिर तर्जुमानों की तब्दीली मामूल की बात है। तो इस सारी सूरत हाल में सिर्फ तर्जुमानी और प्रोजेक्शन का मसला है या काम का भी मसला है, ये देखना चाहिए जिम्मेदारों को। और मेरे दिमाग में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एग्जांपल आया था कि घर से हम इसको एग्जांपल दे सकते हैं। इफ़ यू आर चेंजिंग योर स्टाफ ऑल द टाइम तो क्या काम हो रहा है फिर, मतलब उस पर तासुर तो कोई और ही जा रहा है ना, किधर हो क्या रहा है, कितने चेंजेस
क्यों चाहिए होते हैं एवरी सिंगल डे। एनीवे फॉरगेट दैट, टाइम कम रह गया है और आज हम जल्दी जाते जाते ट्रिब्यूट देंगे लाखों नाजरीन को अपनी आला किस्म की परफॉर्मेंस से मुतासर करने वाली अदाकारा खालदा रियासत, जिनको आज 25वीं जिनकी बरसी है। और क्या उनके आइकॉनिक ड्रामे थे जो कि एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने ज़्यादा तो यूट्यूब पे ही देखे हैं, बिकॉज इनका जिक्र और इनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट देयर इज नोबडी लाइक हर। इंडीड जबरदस्त काम होता था। लुक एट दीस पीपल, मतलब द टैलेंट ओवरलोड है। हम कल आपसे मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गेट वैक्सीनेटेड।